बहुत समय पहले की बात है। दो गांव थे, सुराजपुर और विलायतीपुर। सुराजपुर में बहुत ही बेहतरीन चाय उगाई जाती थी। गांव के लोग मेहनती थे और उन्होंने चाय की खेती में महारत हासिल कर ली थी। चाय इतनी अच्छी होती कि दूर दूर से लोग खरीदने आते। अब कुछ ही दूर विलायतीपुर नाम का एक और गांव था। वहां की मिट्टी और मौसम चाय के लिए अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने चाय बनाना छोड़ दिया और सुराजपुर से चाय खरीदने लगे। धीरे धीरे सुराजपुर की चाय इतनी सस्ती और अच्छी हो गई कि विलायतीपुर के चाय वाले दुकानदारों का धंधा बंद होने लगा। विलायतीपुर की पंचायत परेशान हो गई, अगर सुराजपुर की चाय ऐसे ही आई तो हमारे गांव के लोग कभी खुद की खेती शुरू ही नहीं करेंगे। तो पंचायत ने एक नया नियम बनाया। सुराजपुर से जो भी चाय आएगी उस पर 10 रुपए प्रति किलो का टैक्स देना होगा। इस टैक्स को कहा गया टैरिफ, यानी एक प्रकार का आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी। अब सुराजपुर की सस्ती चाय भी थोड़ी महंगी लगने लगी और विलायतीपुर के लोग दोबारा अपने गांव के चाय वालों से खरीदना शुरू कर दिए। पंचायत खुश हुई, हमने अपने किसानों और दुकानदारों को बचा लिया। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक ऐसा कर, टैक्स है जो किसी देश में बाहर से आने वाले सामान, इंपोर्टेड गुड्स, पर लगाया जाता है। इसका मकसद होता है देश की घरेलू कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना। सरकार को टैक्स के रूप में आय, रेवेन्यू मिलती है। कभी कभी टैरिफ का उपयोग विदेशी देशों पर दबाव डालने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए भारत में चीन से मोबाइल बहुत सस्ते आ रहे हैं, जिससे भारतीय मोबाइल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। भारत सरकार ऐसे मोबाइल्स पर टैरिफ बढ़ा सकती है ताकि लोग घरेलू ब्रांड को प्राथमिकता दें। कौटिल्य, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कर नीति, सीमा शुल्क और आयात निर्यात पर अत्यंत सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सीमाया यह प्रविष्टि सह शुल्कन दद्यात्। अर्थशास्त्र, खंड 2, अध्याय 21। भावार्थ: जो व्यापारी राज्य की सीमा में प्रवेश करता है वह शुल्क, टैरिफ देगा। स्थानीय उत्पादकों की रक्षा के लिए विदेशी वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाए। विदेशी व्यापारियों पर कर अधिक हो परंतु अत्यधिक न हो, जिससे व्यापार जारी रहे परंतु स्वदेशी उत्पादन को हानि न हो। शुल्काध्यक्ष, कस्टम्स ऑफिसर की नियुक्ति होती थी जो आने जाने वाले माल का मूल्यांकन करता और कर वसूलता। अल्पशुल्केन बहुव्यापारः स्यात्, अतिशुल्केन विनाशः। अर्थशास्त्र, खंड 2। भावार्थ: कम शुल्क से व्यापार बढ़ता है, अधिक शुल्क से व्यापार समाप्त हो जाता है। मनु महाराज ने राजा को निर्देश दिए कि वह कर नीति में न्याय और संतुलन रखे। मनुस्मृति श्लोक 7.127 उदास स्माइली। नार्भकं कुर्यात्करं राजा नातिवृद्धिं च कारयेत्। भावार्थ: राजा न तो अत्यधिक कर लगाए और न ही अनुचित रूप से कर बढ़ाए। कर नीति में संयम और न्याय आवश्यक है। विदेशी या बाह्य व्यापारियों पर कर लगाया जाता था, लेकिन वह धर्म, समता और लोकहित को ध्यान में रखकर होता था। राजा की कर नीति का उद्देश्य केवल आय नहीं बल्कि राज्य की रक्षा और समृद्धि होता था। महाभारत सभा पर्व। राजा धर्मेण रक्षेत प्रजाः शुल्कं च न्यायेन गृह्णीयात्। सभा पर्व, अध्याय 5। भावार्थ: राजा को धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और कर न्यायपूर्वक वसूल करना चाहिए। इशारा: आयातित वस्तुओं, विदेशी माल पर भी शुल्क का उद्देश्य राज्य और प्रजा की रक्षा था, न कि केवल कर वसूली। गांधार और उत्तर पश्चिम से अच्छे घोड़े भारत में लाए जाते थे। कौटिल्य ने इसका उल्लेख करते हुए कहा, यदि विदेशी घोड़े सस्ते दाम में बिकने लगें तो मगध के घोड़े पालकों को हानि होगी। इसलिए उस पर विशेष शुल्क, टैरिफ लगाया जाए। यद्यपि वेद और उपनिषद सीधे कर नीति की बात नहीं करते, परंतु वे यह स्पष्ट करते हैं कि राजा प्रजाहिताय करं गृह्णीयात्, स्वहिताय न कदाचित्। प्रजाहितार्थ राज्य धर्म सिद्धांत। अर्थ: राजा को केवल जनता के हित के लिए कर वसूलना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। टैरिफ का उद्देश्य है किसी क्षेत्र की अस्मिता और आत्मनिर्भरता की रक्षा करना। जैसे लक्ष्मण रेखा सीता की रक्षा के लिए खींची गई थी, वैसे ही टैरिफ एक आर्थिक लक्ष्मण रेखा है जो स्वदेशी उद्योगों को विदेशी आक्रमण, अर्थव्यवस्था के स्तर पर से बचाती है। अंतर्बोध: लक्ष्मण रेखा को पार करने पर विनाश होता है। उसी तरह बिना विवेक के मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की अति भी घरेलू अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं
बल्कि उत्तरदायित्व, कर्तव्य और संतुलन होता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गूढ़ होता है। टैरिफ धर्म क्यों है? वह स्वदेशी के प्रति हमारी जिम्मेदारी, कर्म को निभाता है। वह दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनता, लेकिन अपने लोगों को न्यायपूर्ण अवसर देता है। राजा या सरकार का यह राजधर्म है कि वह समाज में संतुलन बनाए। महात्मा गांधी का दर्शन। हमारा असली स्वराज तब होगा जब हम अपनी आर्थिक जरूरतों में आत्मनिर्भर बने। टैरिफ एक प्रतीक है स्वदेशी आंदोलन का। यह हमें याद दिलाता है कि सस्ती चीजें लेना हमेशा लाभकारी नहीं होता। कभी कभी सस्ती चीजों के पीछे आत्मगौरव, कौशल और रोजगार की बलि चढ़ जाती है। भारत में शास्त्रों ने हमेशा शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक संरक्षण की बात की है। श्रोः शक्तिश्चार्यः प्रहारः स्यात्। कौटिल्य। शत्रु की शक्ति को देखकर ही प्रहार करो। टैरिफ भी एक ऐसा ही नीतिपूर्ण प्रहार है। यह युद्ध नहीं, परंतु नीति का बाण है जो आत्मसंरक्षण हेतु चलता है। जब अग्नि को घी चढ़ाया जाता है तो वह तेजस्वी बनती है। टैरिफ भी वह घी है जो आत्मनिर्भरता की अग्नि को प्रज्वलित करता है। यदि हम बिना शुल्क के केवल विदेश से लेते रहें तो हमारी आंतरिक अग्नि यानी कौशल, उत्पादन और रोजगार ठंडी पड़ जाएगी। आधुनिक वैश्विक व्यापार एक प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध जैसा है। हर देश चाहता है कि उसका सामान ज्यादा बिके और दूसरे देशों का कम। ऐसे में टैरिफ एक आर्थिक कवच की तरह काम करता है। जब किसी देश की घरेलू कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से दबने लगती हैं, तो सरकार टैरिफ लगाकर उन्हें सांस लेने का अवसर देती है। उदाहरण, यदि चीन से मोबाइल बहुत सस्ते दाम में भारत आ रहे हैं, तो भारतीय मोबाइल उद्योग संकट में आ सकता है। ऐसे में टैरिफ उन्हें राहत देता है ताकि वे टेक्नोलॉजी सुधार सकें, मूल्य प्रतिस्पर्धा कर सकें और टिक सकें। कुछ क्षेत्र इतने संवेदनशील होते हैं कि वहां आत्मनिर्भरता जरूरी होती है, जैसे रक्षा, खाद्य सुरक्षा, दवाइयां या सेमीकंडक्टर्स। यदि ऐसे क्षेत्रों में हम पूरी तरह आयात पर निर्भर हो जाएं, तो संकट के समय देश कमजोर पड़ सकता है। टैरिफ यहां केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि रणनीतिक साधन बन जाता है, जिससे देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को बचा सके। जब सस्ती विदेशी वस्तुएं स्थानीय बाजार में भर जाती हैं, तो छोटे उद्योग बंद होते हैं, श्रमिक बेरोजगार होते हैं और सामाजिक असंतुलन पैदा होता है। ऐसे में टैरिफ एक सामाजिक स्थिरता का यंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश के लोगों को रोजगार मिले, उनका हुनर मरे नहीं और समाज में असमानता न फैले। इसका प्रभाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गांव, कस्बों और छोटे व्यवसायों तक पहुंचता है। आज कई देश ऐसे हैं जहां माल तो सस्ता होता है, लेकिन वह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाकर बनाया गया होता है, जैसे प्रदूषण, बाल श्रम या श्रमिकों के शोषण द्वारा। अगर ऐसे माल को बिना किसी टैरिफ या रेगुलेशन के देश में आने दिया जाए, तो हम न केवल अपने उद्योग को मारते हैं, बल्कि अनैतिक उत्पादन को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए टैरिफ एक नैतिक स्टैंड भी बन सकता है, जो यह तय करता है कि हम किस प्रकार के उत्पादन और व्यापार को स्वीकार करते हैं। अगर कोई देश बहुत अधिक आयात करता है और निर्यात कम, तो उसकी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव आता है। इससे मुद्रा कमजोर होती है, महंगाई बढ़ती है और अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है। टैरिफ यहां व्यापार संतुलन का टूल बन जाता है, जो अनावश्यक आयात को हतोत्साहित कर देश के भुगतान संतुलन को स्थिर करता है। आधुनिक युग में टैरिफ कभी कभी राजनयिक हथियार की तरह प्रयोग होता है। एक देश किसी दूसरे देश पर दबाव डालने के लिए टैरिफ बढ़ा देता है, जैसे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर। इसमें टैरिफ एक तरह से शांतिपूर्ण युद्ध बन जाता है, जिसमें बम नहीं, टैक्स चलते हैं, लेकिन प्रभाव उतना ही बड़ा हो सकता है। अगर देश बिना टैरिफ के हमेशा सस्ती चीजें बाहर से मंगाता रहेगा, तो स्थानीय उद्योग कभी अपने उत्पादों की गुणवत्ता नहीं बढ़ाएंगे। टैरिफ एक सृजनात्मक दबाव बनाता है, जिससे कंपनियां नवाचार करें, टेक्नोलॉजी सुधारें और वैश्विक मंच पर टिकने लायक बने। टैरिफ कोई साधारण टैक्स नहीं है। यह एक बहुस्तरीय नीति उपकरण है जो अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देता है, रणनीति को मजबूती देता है, समाज को स्थिरता देता है, पर्यावरण और नैतिकता का ध्यान रखता है और कभी कभी वैश्विक सत्ता संतुलन में भी अहम भूमिका निभाता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि आर्थिक निर्णय भी केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि गहरी सोच, दूरदर्शिता और नीति दर्शन की मांग करते हैं। भारतीय पारंपरिक ज्ञान के आधार पर हम टैरिफ और व्यापार नीति में क्या नए विचार विकसित कर सकते हैं? यह वही बिंदु है जहां आधुनिक नीति निर्माण और प्राचीन दृष्टि का संगम होता है, जिसे हम भारतीय पॉलिसी थॉट कह सकते हैं।
मनुस्मृति, महाभारत और अर्थशास्त्र सभी कहते हैं कि कर धार्मिक और नैतिक संतुलन के साथ लिया जाना चाहिए। नया विचार। टैरिफ नीति में केवल राजस्व या संरक्षण को न देखकर न्यायसंगत व्यापार, जस्ट ट्रेड के सिद्धांत पर नीति बनाएं। उदाहरण, जिन उत्पादों में शोषण, पर्यावरणीय हानि या असमानता है, उन पर नीतिपरक शुल्क, एथिकल टैरिफ लगाया जाए। यह नीति धर्मनीति आधारित हो, जहां उद्देश्य केवल पैसा नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक संतुलन हो। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और राज्य का अपना स्वधर्म होता है, यानी उसका स्वाभाविक कर्म। नया विचार। हम टैरिफ का उपयोग करें उन परंपरागत और सांस्कृतिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए जो स्थानीय विरासत से जुड़े हैं, जैसे हस्तकला, आयुर्वेद, खादी, बांस उद्योग। ये केवल उत्पाद नहीं है, ये संस्कृति के वाहक हैं। टैरिफ इन्हें वैश्विक बाजार से बचाकर एक संरक्षणशील छाया दे सकता है। कौटिल्य ने कहा, शुल्काध्यक्ष का कार्य केवल टैक्स लेना नहीं बल्कि व्यापार के नैतिक मानकों की निगरानी भी है। नया विचार। वर्तमान कस्टम विभाग को ट्रेड एथिक्स वॉचडॉग के रूप में विकसित करें, जो देखे कि आयातित वस्तुएं बच्चों के श्रम से तो नहीं बनी। क्या उनके कारण स्थानीय जीवन शैली या आजीविका पर असर हो रहा है? मनु और युधिष्ठिर का दृष्टिकोण। राजा को कर लगाने में मृदुता, न्याय और जनता के बोझ का ध्यान रखना चाहिए। नया विचार। हम टैरिफ नीति बनाते समय जनव्यवहार संवेदना को भी शामिल करें। उदाहरण, यदि खाद्य वस्तु पर टैरिफ लगे तो वह गरीब पर कैसे असर करेगा? हर टैरिफ नीति के साथ एक धर्माकलन रिपोर्ट अनिवार्य की जाए जो बताए कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संतुलन कैसा है। भारतीय दृष्टिकोण कहता है कि अर्थ अर्जन तब तक धर्म है जब तक वह लोकहित में हो। नया विचार। हम वैश्विक व्यापार समझौतों जैसे WTO में भी नैतिकता और विविधता की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। यह विचार टैरिफ को आत्मकेंद्रित नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मसम्मान और विविधता रक्षा का माध्यम बना सकता है। भारतीय सूत्र। वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती एक परिवार है। नया विचार। भारत नेतृत्व करे एक वैश्विक टैरिफ न्याय पहल, ग्लोबल टैरिफ जस्टिस फ्रेमवर्क की, जिसमें छोटे देशों को उनकी सांस्कृतिक वस्तुओं को बेचने के लिए संरक्षण मिले। वैश्विक टैरिफ नीति में केवल ताकतवर देशों का एजेंडा न चले। गीता का सूत्र। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो मेरे शरणागत हैं उनका योग, उत्पादन और क्षेम संरक्षण मैं करता हूं। नया विचार। सरकार टैरिफ के जरिए केवल रक्षा न करे बल्कि छोटे उद्योगों को योग और क्षेम दोनों दे। प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहायता और फिर धीरे धीरे टैरिफ हटाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। समापन चिंतन। टैरिफ केवल एक आर्थिक दीवार नहीं, वह एक सांस्कृतिक छाता है। भारतीय ज्ञान हमें सिखाता है कि नीति जब धर्म, कर्म, न्याय, संवेदना और आत्मसम्मान से प्रेरित होती है तब वह केवल कर नहीं बनती, वह राष्ट्र निर्माण की साधना बन जाती है।